अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एचएफ एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ बायोडाइवर्सिटी। इस पहले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पर दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये है कि फ्लोरा और फौना क्या होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक देखें ज़रा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करने से पहले चंद पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इनमें से एक ये है कि अगर हम इस ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़, टाइप्स या काइंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जानदार होते हैं वो इस ज़मीन पर मौजूद हैं। अब कहा यह है कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहैबिट द अर्थ, यानी कि अगर मैं 1 मिलियन की बात करती हूँ तो 1 मिलियन होता है 10 लाख के इक्वल। यहाँ पर 10 मिलियन है, इसका मतलब है 100 लाख, 1 करोड़, तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो जानदार हैं वो इस ज़मीन पर रहते हैं। अब वो जानदार जो ज़मीन पर रह रहे हैं उनकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। हम इनको किस तरह से समझते हैं, इसके लिए हम हमेशा सहारा लेंगे बायोडाइवर्सिटी का। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा है हमारे पास डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग द स्पीशीज। विद इन अ स्पीशी का मतलब है एक ही स्पीशी। अब ये स्पीशी क्या होती है? स्पीशी जानदारों का वो बुनियादी ग्रुप होगा जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि एक ही स्पीशी के दरमियान में जो वैरायटीज़ होती हैं या फिर मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। तो सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके इलाके के अंदर जितने भी तरह के वहाँ पे जानदार प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, उस इलाके की वो बायोडाइवर्सिटी है, राइट। जैसा कि अगर हम यहाँ पर अपने एरिया की बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे अपने एरिया की बात कर लूँ तो यहाँ काफ़ी सारे हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ इलाकाई पौधे देखने को मिलेंगे और कुछ इलाकाई जानवर को देखने को मिलेंगे जो बाकी इलाकों के अंदर मौजूद नहीं होते। अब इस एरिया के अंदर, इस इलाके के अंदर जो जानवर और पौधे मौजूद हैं उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को हम किस में कंसिडर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी में, राइट। बिकॉज बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। तो जानदारों की जो वैरायटी होगी उसको नाम देते हैं आप बायोडाइवर्सिटी का। चलें बायोडाइवर्सिटी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Biodiversity is a measure of the variety of organisms present in different ecosystems। यानी कि किसी भी इलाके में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी वैरायटी को जब आप मेजर करते हैं जो एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद है या एक इलाके में मौजूद है। अब यहाँ देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है हमारे पास। व्हाट इज इकोसिस्टम? जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कम्युनिटी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब जैसा कि आपके पास हवा है, ग्रेविटी, ये जब तमाम चीज़ें आपस में रहती हैं मिलजुल कर, हम इसको नाम दे देंगे इकोसिस्टम का। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स जब आपस में मिलजुल कर रहती हैं तब उनको नाम दे देंगे इकोसिस्टम का। तो हमारा जो माहौल है, इस माहौल के अंदर जितने जानदार होंगे बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड किए जाएंगे। यहाँ से अब एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी और नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज यहाँ से कैसे बनेगा। हमारे पास फ्लोरा है, हम फ्लोरा किसको कहते हैं? किसी भी इलाके के अंदर जो प्लांट्स की वैरायटीज़ होंगी उसको आप नाम दे दोगे फ्लोरा का, राइट। व्हाट इज़ द फ्लोरा? फ्लोरा क्या है हमारे पास फ्लोरा, हम फ्लोरा किसको कहते हैं? किस भी इलाके के अंदर जो प्लांट्स की वैरायटीज़ होंगी उसको आप नाम दे दोगे फ्लोरा का, राइट। अगर फौना की बात करें तो किसी भी इलाके के अंदर जो एनिमल्स की वैरायटीज़ होंगी वो एनिमल्स की जो वैरायटीज़ क्या कहलाएंगी हमारे पास? फौना, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं, एज एमसीक्यूज भी आ जाती हैं और अगर आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आती है तो आपने फ्लोरा और फौना को भी
लिखना है। अब पहला एमसीक्यूज ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट किस जगह पर होती है, किस इलाके में होती है, किस एरिया में होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे रिच होगी। बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक रीजन्स में रिच होगी। कि अंदर आप ट्रॉपिक रीजन के अंदर अब क्या होता है, ट्रॉपिक रीजन के अंदर हम ट्रॉपिक रीजन्स कौन से होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर जो होगा काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि जो गर्म इलाके होंगे इन इलाकों को नाम दे देंगे हम किसका, ट्रॉपिक रीजन्स का, राइट। और ट्रॉपिक रीजन्स के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, इसी वजह से हम कहेंगे कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एरियाज़ के ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो वैरायटीज़ हैं वो मौजूद ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर वैरायटीज़ क्या होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू डैट। अब देखिए ज़रा, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात जहन में रखनी है कि कहीं से भी कुछ भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ठीक है। तो जितने भी लेक्चर होंगे ना, आपने उन लेक्चर को गौर से सुनना है, समझना है, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए ना तो आपको उसको लिखने के लिए हेडिंग्स के साथ साथ आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल होना चाहिए, राइट। और बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आप हेडिंग्स लिख सकते हैं, अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगा तो आप इन हेडिंग्स को बाकायदा एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब पहली जो सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसानों के लिए खुराक प्रोवाइड करती है। कैसी खुराक प्रोवाइड करती है, देखें बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ रही हैं वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखें वैरायटीज़ के अंदर प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं। हम अपनी खुराक के लिए प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं हम सब की खुराक का जो बुनियादी सोर्स है वो प्लांट्स या एनिमल्स हैं। इसका मतलब अगर इंसानों को ज़िंदा रहना है तो उनको फूड चाहिए और फूड के लिए हम बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास है फूड, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए या फिर खुराक हासिल करने के लिए आप दूसरी चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्रग्स की। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स के बारे में ये नहीं कि जितने भी आपके मेडिसिन वगैरह हैं उनको बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है बायोडाइवर्सिटी का। इसकी हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं आपके प्रीवियस चैप्टर से, जो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टडी किया था। हम जब स्टडी ऑफ मलेरिया वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक स्टडी कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि एक प्लांट जिसका नाम था क्यूना, ठीक है। क्विनीन था, उसके अंदर केमिकल था क्विनीन या फिर सिंकोना। तो जो वो प्लांट्स थे क्यूना या फिर सिंकोना, तो वो जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स को इस्तेमाल किया गया था एज अ ड्रग्स के तौर पर मलेरिया से बचने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स में जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको हम एज अ ड्रग्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ड्रग के तौर पर, ठीक है। एनिमल्स के कुछ खास हिस्सों को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करते भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास पॉइंट जो है, जो उसकी हेडिंग बन रही है वो है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल मटेरियल तो ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ब्रॉड कॉन्सेप्ट कैसे है इंडस्ट्रियल मटेरियल, देखें तो आपके पास जितने भी गम्स हैं या फिर रबर हैं, इसके अलावा ऑयल है या फिर ऑयली प्रोडक्ट्स होंगी या फिर इसके अलावा हनी हो गया, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी पर हमेशा डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं इन सबको हासिल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास इम्पॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, कि हमने इकोसिस्टम को किस तरह मेंटेन करना। देखिए अब इकोसिस्टम को, एक माहौल को मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कैसे रोल प्ले कर रही है। देखें एक इकोसिस्टम है उस वक्त तक मेंटेन रहेगा जब इसके अंदर, हमेशा याद रखना है, कोई भी इकोसिस्टम तब तक कामयाब रहेगा, एग्जिस्ट करेगा जब उसके अंदर एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूस होता रहेगा।
यानी कि एनर्जी फ्लो होती रहेगी। हम कहेंगे ये इकोसिस्टम क्या कर रहा है, मेंटेन रहेगा, सरवाइव कर जाएगा, इसमें रहने वाले जानदार सरवाइव करेंगे। अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल इसके अंदर एनर्जी का फ्लो ना हो तो क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एनर्जी का जो बुनियादी सोर्स होता है वो होता है प्लांट्स। प्लांट्स की जो वैरायटीज़ होती हैं वो इंक्लूड होंगी बायोडाइवर्सिटी में। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्लांट से जानदारों में यानी कि एनिमल्स से ह्यूमंस में, तो इस तरह से पूरे इकोसिस्टम के अंदर सर्कुलेट करती रहेगी, फ्लो करती रहेगी, इकोसिस्टम इस तरह मेंटेन रहेगा। ठीक है, मतलब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट से। ठीक है, प्लांट से कहाँ पे आती है, जानदारों में यानी कि एनिमल्स में। एनिमल से कहाँ पे आएगी, वो ह्यूमंस में। तो इस तरह से पूरा जो हमारा इकोसिस्टम होगा वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, फ्लो करेगा और हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास जो हमने देखना है अपना लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, वो है केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। अपने एटमॉस्फेयर की हमने केमिस्ट्री को स्टडी करना है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस का मजमूआ होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता ही क्या है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्योंकि जब काफ़ी सारी गैसेस इकट्ठी होंगी, मिक्सचर की फॉर्म में होंगी, इसको हम नाम दे देंगे एटमॉस्फेयर का। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। आजकल हम काफ़ी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट यानी कि गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि गाड़ियों के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पेट्रोल होता है, वो जो पेट्रोल है इसके बर्नट होने से काफ़ी सारा धुआं वगैरह प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो जाएगा, ख़राब होगा। अब इस एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स का मेन रोल होता है। तो डैट्स वाई हम कहेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए। राइट, लास्ट जो हेडिंग है, लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना है, अब देखें एक एनिमल है, उस एनिमल के अंदर बायो एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एलिमेंट्स तो होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं, याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब अगर इसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, वो ज़मीन के अंदर चले गए। अब उनको दोबारा फिर माहौल में लेकर आना है। अब उनको दोबारा से हमने क्या करना है, लेकर आना है। अब उनको दोबारा माहौल में कौन लेके आएगा, जो प्लांट्स होंगे वो रूट्स के ज़रिए से इन बायो एलिमेंट्स को निकाल कर खुराक की फॉर्म में ले आएंगी। ठीक है, खुराक फिर एनिमल्स खा लेंगे, एनिमल्स को हम खा लेंगे। तो इसी तरह से जो बायो एलिमेंट्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, यानी कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते रहेंगे एक इकोसिस्टम के अंदर। इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन था हमारे पास, एक लास्ट रह गया फर्टाइल सॉइल। ठीक है, अब फर्टाइल सॉइल क्या होती है, अब देखिए ज़रा, सॉइल की जरखेज़ी के लिए भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। इसकी रीज़न क्या है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, और इसके अंदर हम फंजाई वगैरह भी इंक्लूड करते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स इंक्लूड की जाती हैं। अब जो फंजाई है, इट इज़ आर डिकम्पोजर्स। इसका काम ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, अब ये देखें कि डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी ना, उनको तोड़कर सिंपल चीज़ों में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल चीज़ों में लेकर आएगा। यानी कि सपोज दैट खज़ां के मौसम में जो पौधे के पत्ते गिरते हैं वो ज़मीन पर गिरेंगे। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरेंगे, ज़मीन पे जो फंजाई होगी वो फंजाई उन जो पत्ते होंगे, पत्तों के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को दोबारा ज़मीन में डाल देगी। यानी कि उनको डाइजेस्ट करेगी, इनको डिकम्पोज करेगी, तोड़ेगी। तोड़ने के बाद वो तमाम न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा
कौन इस्तेमाल कर सकता है? प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कहेंगे जो वो सॉइल है वो क्या है, वो फर्टाइल हो चुकी है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ स्टेप्स। हमने सबसे पहले डिस्कस किया फूड से रिलेटेड, देन हमने ड्रग्स को देखा, देन हमने इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को स्टडी किया, फिर हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में कितना रोल इम्पॉर्टेंट है, फिर हमने ये देखा कि जो केमिस्ट्री है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री है वो किस तरह रेगुलेट करती है, और लास्ट में हमने ये देखा कि जो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, और लास्ट वन था हमारे पास फर्टाइल सॉइल। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस वीडियो की, इस लेक्चर की। अल्लाह हाफिज़।